हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारी वीडियो का पार्ट 8 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको क्या करना है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। यहाँ पे कार पार्किंग चार्ज दिया गया है नियर द रेलवे स्टेशन बढ़ते क्रम में। क्या दिया गया है भाई, 4 आवर अगर कार पार्क कर रहे हैं आप तो आपको 60 रुपी पे करने हैं। 8 आवर अगर आप कार पार्क कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं। और 12 आवर अगर आप कार पार्क कर रहे हैं तो आपको 140 रुपीज़ पे करने हैं। और 24 आवर में आपको 180 रुपीज़ पे करने हैं। तो यहाँ आगे क्या कहा गया है, चेक द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आप बताइए कि क्या पार्किंग चार्ज और पार्किंग टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो भाई देखिए, ये आपको ऐसे तो आपको ये क्या है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है कि 4 आवर में 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, 8 आवर में 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, यह जानने के लिए हमें यह मालूम करना होगा कि ये जो दोनों क्वांटिटी हैं इनका रेशो सेम आ रहा है या नहीं। तभी हम बता पाएंगे कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो लिखिए, इन दिस क्वेश्चन टू क्वांटिटी आर एक्स। इन दिस क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखिए, इन दिस क्वेश्चन है ना, आवर इज एक्स क्वांटिटी, आवर आर एक्स क्वांटिटी एंड वाई, है ना, आवर आर एक्स क्वांटिटी एंड रुपीज आर वाई क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज क्या है, वाई क्वांटिटी है। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक तो आवर है और रुपीज है। तो इन दिस क्वेश्चन आवर इज एक्स क्वांटिटी एंड रुपीज आर वाई क्वांटिटी। और हम क्या कर रहे हैं, हमें ये मालूम करना है कि ये दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। आवर और टाइम जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये आपको मालूम करना है। तो वी नो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम जानते हैं, वी नो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 होता है ना। और ये देते हैं x2 अपॉन y2 होता है x, और ये देते हैं कांस्टेंट वैल्यू। हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इक्वल x2 y2 होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। सो है ना, so according to question, so यहाँ पे आप लिखिए, so according to question x1 अपॉन y1 क्या होगा, x1 हमारा क्या होगा 4, क्योंकि x क्वांटिटी ये है हमारे पास आवर और y क्वांटिटी हमारे पास रुपी, और ये इनके अलग अलग वेरिएशन है। x1 हमारा 4 आवर हो जाएगा और y1 हमारा 60 हो जाएगा, x2 8 आवर हो जाएगा और y2 100 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से x3 ये x3 और ये y3 ये x4 और ये y4। तो x1 और y1 क्या होगा हमारा, x1 तो हमारा हो जाएगा 4 और y1 क्या हो जाएगा हमारा 60। जरा आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई 4 से ही कर लीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 कैरी बचेगा, ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 21 अपॉन 50। तो x1 और y1 तो आपको क्या मिल रहा है, x1 और y1 तो आपको 1 अपॉन 50 मिल रहा है। अब आप देखिए 1 अपॉन 15 मिल रहा है। अब आप देखिए कि भाई x2 y2 आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं करके देख लेते हैं। आप
बताइए कि x2y2 हमें क्या मिलेगा, तो करके देखते हैं। x2 और y2 आपको क्या मिलेगा, तो x2 क्या है हमारा, x2 क्या है 8 है, और y2 क्या है स्टूडेंट हमारा 100 है। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 से करके देख लेते हैं। 4 क्योंकि 8 से तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 कैरी बचेगा, 4 5 जा 20। अब ये और सिंप्लीफाई हो पा रहे हैं क्या, नहीं हो पा रहे हैं। 2 और 25 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। तो आपने क्या जाना, हमने ये जाना कि x2 और हमने क्या समझा इससे, x2 और y2 जो होते हैं वह 2/25 है। इसका रेशो क्या है, x2 और y2 का रेशो आपको क्या मिल रहा है 2/25। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कहता है कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है, आपके पास x और y क्वांटिटी जितने भी वेरिएशन में है उनको कांस्टेंट वैल्यू देनी चाहिए। तो भाई x1 y1 तो 1/15 दे रहा है और x2 y2 2/25 दे रहा है। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हुआ क्योंकि x1 y1 और x2 y2 कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे पा रहे, इनके रेशो सेम नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इस तरह से हमने जाना वी फाउंड दैट, हमने क्या जाना इससे हमें क्या पता पड़ा, हमें पता पड़ा वी फाउंड दैट, वी फाउंड दैट हमने जाना, क्या जाना भाई, हमने फाउंड दैट, वी फाउंड दैट x1 y1 एंड x2 y2 आर है ना, आर नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहे। वी फाउंड दैट x1 y1 एंड x2 y2 आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। सो द पार्किंग PARKING, यही वाली लाइन हम लिख लेंगे। सो द पार्किंग चार्ज आर, इसलिए पार्किंग चार्ज आर नॉट इन डायरेक्ट proportion to the parking time। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, हमने हमारा आंसर भी दे लिया। वी फाउंड दैट x1 y1 एंड x2 y2 आर नॉट कांस्टेंट, सो द पार्किंग चार्ज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया है। अब हम हमारी एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। पेंट तैयार किया जा रहा है, 1 पार्ट तो रेड पिगमेंट का है और 8 पार्ट बेस का है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो टेबल है इसको देख के आप बताइए कि रेड पिगमेंट अगर अलग अलग वेरिएशन में टेबल में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग बेस कितना होगा। ठीक है, तो भाई पेंट बनाना है, 8 पार्ट अगर बेस का है तो रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है। तो आप बताइए कि रेड पिगमेंट अलग अलग पार्ट में है तो बेस कितना यूज होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आप देखिए 1 पार्ट ऑफ टेबल में क्या दिया है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है ना, पार्ट ऑफ बेस कितना है 8। अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट का यूज हो रहा है तो बेस बन रहा है, पार्ट बेस का 8 पार्ट यूज हो रहा है। तो भाई 4 रेड पिगमेंट का पार्ट यूज होगा तो बेस भी ज्यादा बनेगा, 7 यूज होगा तो बेस और ज्यादा बन जाएगा, 12 पार्ट यूज होगा रेड पिगमेंट का तो बेस और ज्यादा बनेगा, और 20 पार्ट यूज होगा रेड पिगमेंट का तो पार्ट ऑफ बेस
और अधिक बनेगा। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये केस बन रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जिसे हम एक्स क्वांटिटी मान लेते हैं, और दूसरी है पार्ट ऑफ बेस, उसे हम y क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कि x1 x क्वांटिटी के ये अलग अलग वेरिएशन है, x1 x2 x3 x4 और x5, ये क्या है x क्वांटिटी के अलग अलग वेरिएशन है, y1 y2 y3 y4 y5, ये हमारी y क्वांटिटी अलग अलग वेरिएशन में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं सॉल्यूशन देने के लिए, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट x क्वांटिटी एंड पार्ट ऑफ बेस y क्वांटिटी, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी x quantity and part of base b y quantity। ठीक है, ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए कि हमने x और y क्वांटिटी मान ली पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस को। अब आगे हमें क्या करना है, हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 x1 x2 x3 x4 x5 and y1 y2 y3 y4 y5 are variation of x and y quantity। ठीक है, क्या लिखा हमने, x1 x2 x3 x4 x5 and y1 y2 y3 y4 y5 are variation of x and y quantity। आगे हम लिखेंगे this is case of, यह केस है, this is case of direct direct proportion, ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज when x quantity increase, y quantity also increase। ठीक है, ठीक है, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिकॉज व्हेन x क्वांटिटी इंक्रीज y क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। सो क्या, सो है ना, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो according to direct proportion according to direct proportion x1 upon y1 equal x2 upon y2 give constant value। ऐसा ही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x1 y1 equal x2 y2 equal constant। अब आप क्या करिए, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, y2 y3 y4 y5 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, x1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे टेबल में 1 दी है,
और y1 की वैल्यू क्या दी है भाई, यहाँ पे y1 की वैल्यू 8 दी है, और x2 क्या है 4 है, y2 क्या है आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है, हम x1 y1 x2 y2 के थ्रू हम y2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है टेबल में वही हमने लिख ली है। x1 है 1 और y1 क्या है 8, x2 क्या है 4 है, y2 हमको फाइंड करना है। आगे देखिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y2 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 और y2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी स्टूडेंट 32। ठीक है, y2 हमारा क्या है 32, यहाँ पे आप 32 लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, x1 और y1 इक्वल x3 y3 करेंगे। x3 y3 क्यों कर रहे हैं इक्वल, क्योंकि हमें y3 की वैल्यू मालूम करनी। अच्छा स्टूडेंट, x1 y1 की जगह मैं x2 y2 का भी यूज कर सकती हूँ, और x2 y2 और x3 y3, इस तरह से भी मैं इक्वेशन बना के y3 की वैल्यू ले सकती हूँ। x2 अपॉन y2 और x3 अपॉन y3 का यूज करके भी मैं y3 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी दो क्वांटिटी है x और y, ये जो दो क्वांटिटी है ये दोनों ही क्वांटिटी ऑल वेरिएशन में सेम रेशो देंगी, कांस्टेंट रेशो देंगी। ठीक है, तो ये x और y दोनों क्वांटिटी ऑल वेरिएशन में कांस्टेंट रेशो देंगी, इसलिए हम x2 और y2 का भी यूज कर सकते हैं। x2 y2 इक्वल x3 y3 भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे, देखो x1 y1 का रेशो क्या आएगा, x1 y1 का तो रेशो क्या आएगा 1/8 है ना, x1 y1 का रेशो तो 1/8 होगा, ये और तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। x2 y2 का रेशो क्या आएगा 4/32, तो ये क्या होगा 4 1 जा 4 4 8 जा 32। तो आप देख रहे हैं कि x1 y1 का रेशो 1/8 आ रहा है और x2 y2 का भी रेशो 1/8 आ रहा है, और आगे जब आप x3 y3 का रेशो भी आपको 1/8 ही मिलेगा, और x4 y4 का रेशो और x5 y5 का रेशो आपको 1/8 मिलेगा। इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y3 और x5 y5 ये सब कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, एक सी वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे x2 y2 का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे x1 y1 को ही रख के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो हमें थोड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए x1 हमारा क्या है 1 है, y1 क्या है 8 है, x3 क्या है भाई, x3 तो 7 है टेबल में, तो 7 लिख लीजिए, और y3 आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए अच्छे से, और y3 आप ऐसे लिख दीजिए। आगे जरा इसको सिंप्लीफाई करें, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपको यहाँ पे तो ये y3 मिल गया, और ये आपका क्या है 8 मल्टीप्लाई 7 है ना, तो y3 की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट आपको 56, 8 7 जा 56 होता है ना, तो y3 की वैल्यू 56, y2 32 y3 56। आपको बेस जो अलग अलग वेरिएशन में है उसकी वैल्यू बताना है कि भाई बेस कितना होगा। अगर 7 पार्ट रेड पिगमेंट का है तो बेस का पार्ट कितना होगा 56, अगर 4 पार्ट रेड पिगमेंट का है तो बेस का पार्ट होगा 32, और 1 पार्ट है तो 8 होगा, ये तो इन्होंने बता ही रखा है आपको। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, x4 और y4 फाइंड करना है। तो आप देखिए कि x1 अपॉन y1 इक्वल x4 अपॉन y4। ठीक है, अब x1 तो 1 है, y1 क्या है 8 है, और x4 क्या है हमारा 12 है, और y4 ऐसे ही लिख लीजिए। अब आप देखिए y4 ऐसे ही लिखिए, और 8 मल्टीप्लाई 12 कीजिए, y4 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 8 2 जा क्या होता है, कुछ गड़बड़ किया नहीं, 12 है ना, हाँ 12 अपॉन, तो आप देखिए 8 2 जा क्या होता है
16 6 लिखिए और 8 1 जा 8 96 y4 की वैल्यू आपको 96 मिल गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 96। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हमें x5 और y5 की वैल्यू फाइंड करनी है। x5 के x1 y1 और x5 के थ्रू y5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई? x1 अपॉन y1 इक्वल x5 अपॉन y5। अब आप देखिए x1 तो 1 है, y1 8 है, x5 क्या है आपके पास 20 है और x5 आपके पास क्या है स्टूडेंट 20 है। अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा, x5 आपके पास 20 है और y5 तो आपको फाइंड करना है। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अब तक तो आपको पता पड़ ही गया होगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम क्या करेंगे, y5 तो हमको वैसे ही मिल जाएगा और 8 और 20 होंगे मल्टीप्लाई, है ना, 8 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगी, y5 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8 2 जा 16 होता है ना 160। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलिए अब यहाँ पे 160 लिख लीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमने बेस अलग अलग वेरिएशन में हमें कितना मिले, कितना यूज कर पाए लेंगे हम। तो आप देखिए कि बेस अगर हमारा अगर रेड पिगमेंट 4 पार्ट है तो बेस होगा 32, रेड पिगमेंट अगर 7 है तो बेस होगा 56, रेड पिगमेंट अगर 12 है तो बेस होगा 96, रेड पिगमेंट अगर 20 पार्ट है तो बेस होगा 160। ठीक है, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिख ही दिया है बेस की क्वांटिटी, y2 32, y3 56, y4 96 और y5 160। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 और 2 तो कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का ही क्वेश्चन 3 एंड 4। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।